दोस्तों जैसा कि सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट मैथ का मैराथन दे दीजिए, तो दोस्तों आगे आपका सीटेट मैराथन का क्लास आप इसे देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो है हम लोग जितने भी मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं जिस तरह से, उन सारे क्वेश्चन को इस मैराथन में सभी जो है दोस्तों अगर आप देख लेंगे तो सीधा यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो कंटेंट जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वाले में जो है हम लोग पार्ट 1 में सिर्फ जो पेडागोजी के क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है, जो भी आपके ऑप्शन में है, सब कुछ जो है जानते हुए चलेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन आपसे किए गए हैं, जिस तरह क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सब कुछ जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने हिंदी का भी मिल चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। हिंदी का मैराथन, ईवीएस का मैराथन और सीडीपी का भी 1-2 दिन में आप लोग को उस पर काम चल रहा है, 1-2 दिन में आपको जो है मिल जाएगा। और दोस्तों मैराथन देखने के बाद जो मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, जैसा कि ईवीएस का मैंने दिया है, उसके लिए पार्ट 2 की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उसको जो है आप लोग देखते हुए चलिए। क्योंकि अगर जो मॉडल पेपर आप सॉल्व कर ले रहे हैं मैराथन के बाद, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आपके लगभग इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो प्रैक्टिस भी करते रहिए, मॉडल पेपर भी सॉल्व करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपको फेस करना है। तो ऐसा मत करिएगा। जितने भी आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो भी कंटेंट आपके पास हैं, उसके बाद से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर जो मिल रहा है सॉल्व करते जाइए। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकृति में उपदेशात्मक, बी दिया गया है केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, सी है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित, और डी दिया गया है गणित की दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बच्चे जो अनुभव करके चीज़ें सीखते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें देखते हैं उससे रिलेट करके जो है चीज़ों को सीखते हैं, तो वो आसानी से उनको समझ में आता है और वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं? इसमें से कौन सी जो है प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होना चाहिए। बी दिया गया है अधिगम को आनंदम बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए। सी दिया गया है दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रचलित करना चाहिए। और डी दिया गया है इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होना चाहिए। नहीं। बी दिया गया है अधिगम को आनंद बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए। नहीं। सी है दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रचलित करना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने देखा होगा, उसमें ही मैंने आप सभी को बताया है कि दैनिक जीवन, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वर्ड है यहाँ, ये जहां भी आएगा आपको इस ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या हैं? ए दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना। बी है शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने की अवसर प्रदान करना। सी है शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें से जो सही है वो बताना है। ठीक है, जैसा कि हमें दिया गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, ये तो होगा। सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है ये बताना है। बी में दिया गया है शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, ये भी होगा। सी है शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ये नहीं होगा दोस्तों। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं ए और बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है?
इसमें से बताया गया है कि कौन सी संख्या पूर्ण अवधारणा नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है मिलान, बी में दिया गया है पदानुक्रमित समावेशन, सी है क्रमबद्ध लगाना, डी है सन्निकटन। इनमें से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है ये बताना है। दोस्तों देखिए, संख्या पूर्व अवधारणा ये होता क्या है, इसके बारे में अगर जान लें, जैसे गिनती सिखाने से पहले वस्तुओं को वर्गों में बांटना, जैसे लड़कों और लड़कियों को अलग अलग ग्रुप में बांटना, और वस्तुओं को क्रम में रखना, जैसे बड़ा छोटा इससे छोटा, और वस्तुओं को एक एक की संगति रूप से जमाना, जैसे पहले नीला वस्तु, पीला वस्तु, हरा वस्तु, ये सारी चीजें, इन चीजों को रखना कुछ हद तक बच्चे को आना चाहिए। इसलिए इन क्षमताओं को जो है संख्या पूर्व अवधारणा कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मिलान होगा, पदानुक्रमित समावेशन होगा, क्रमबद्ध लगाना ये भी होगा, जबकि सन्निकटन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, 28, 48, 57 और 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है समानुपात, बी है स्थानीय मान, सी है पुनः समूहीकरण और डी दिया गया है सन्निकटन। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है दिए गए प्रश्न में जो है संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो है स्थानीय मान की अवधारणा का उपयोग किया गया है। संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा जो क्रमागत है, जबकि आप देख पाएंगे 28, 48, 57, 92। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त योजना है। ऑप्शन ए में दिया गया है श्यामपट्ट पर संख्याओं स्थानीय मान लिखिए और समझाइए। श्यामपट्ट पर संख्याओं का जो है स्थानीय मान लिखिए और समझाइए, ये नहीं होगा। बी है संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखिए, ये भी नहीं होगा। सी दिया गया है हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाइए। ये जो है दोस्तों ऑप्शन सी वाला जो है ये गट्ठे के रूप में यहाँ पे है। ठीक है, गट्ठे के रूप में समझाइए, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गणित में संप्रेषण एवं महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता, बी है गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता, सी है गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता, डी दिया गया गणितीय निबंध लिखने की बच्चे की क्षमता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है, गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता नहीं, बी है गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता, यह भी नहीं होगा। सी है गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब यहाँ पे दिया गया है 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया, तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 354 प्लस 99 इक्वल टू 354 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 354 प्लस 100 माइनस 1 इक्वल टू 454 माइनस 1 इक्वल टू 453। जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यान्विति कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है विस्थापन, बी है योजन व्यवकलन, सी है प्रतिकरण, डी है वितरण या फिर विभाजन। तो दोस्तों देखिए, इसका जो है प्रतिकरण जो है ऑप्शन सी वाला है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है एक बहुअंकीय जोड़े के लिए एक मानसिक गणितीय रणनीति है, जिसमें संख्याओं के जोड़ या घटाव को आसान बनाने के लिए कुछ संख्या जोड़ देते हैं फिर घटा देते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। तो प्रतिकरण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। इसमें से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, बी है यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, सी है यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपरक मूल्य है, डी दिया गया इसे तर्क द्वारा वैधीकृत अभिपुष्ट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि गणित के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो पहला आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, इसमें जो सही नहीं है वही बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम है। दोस्तों देखिए यहाँ से ना कुछ जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। आप उस पर जो है ज़्यादा जहाँ पे गलती रहती है मैं बता देती हूँ। कुछ जो है वर्ड जो है टाइपिंग में छूट जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं, तो जहाँ पे मिस्टेक होता है मैं आप सभी से बता देती हूँ कि हाँ आप लोग ये जो है करेक्ट कर लीजिएगा, तो उसके लिए सॉरी। बाकी जो है मैं ध्यान दूंगी उस पर। ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बी दिया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सी दिया गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। डी दिया गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूव्ड पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी मैं इसको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन जो है ए वाला जो दिया गया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका निपुण भारत का पूरा नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा और कक्षा की पाठ्य पुस्तकों ऐसे पाठ हैं जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीने के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित हैं। ऐसे पाठ ऑप्शन ए में दिया गया है गणित की कक्षा में से किसी अर्थ की संप्रेषित नहीं करते, ये नहीं होगा। बी है गणित की पाठ्य पुस्तक को रंग बिरंगा एवं आनंददायक बनाते हैं, नहीं। सी विद्यार्थियों को मापन की मानक इकाइयों को सीखने में सहयोग करते हैं, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। ए दिया गया है पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। बी है परिकल्पनाएं बनाना। सी है दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पे पूछा क्या गया है, गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है, वो बताना है। ए दिया गया पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, ये होगा। बी दिया गया है परिकल्पनाएं बनाना, ये भी होगा। दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, ये नहीं होगा। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन की बात की गई है, तो दोस्तों सृजनात्मक चिंतन का आशय होता है मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया से होता है जिसमें किसी एक विषय पर जो है अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, नए नए विचार जो है उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये सृजनात्मक चिंतन से यही तात्पर्य होता है और यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से एक आता ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। ऑप्शन ए में दिया गया है गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना। बी दिया गया है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभव में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। सी है अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं उपचारिक विधियां प्रदान करना। डी है दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा सूत्रों का निरंतर आयोजन करना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। तो गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना, ये नहीं होगा। बी दिया है गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों को गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे जब किसी बच्चे को 12x25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। 12x25 = 3x4x25 = 3x100x300। गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर स्वीकार्य, किंतु बच्चे को बताए कि गुणन करने की यह सही विधि नहीं है, ये नहीं होगा। बी है सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने का निर्देश दें, ये भी नहीं होगा। सी है बच्चे की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों, ये दोस्तों विभिन्न है, विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें, ये जो है सबसे बेस्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रयोग द्वारा, बी है निगमन द्वारा, सी है जांच द्वारा, डी है प्रेक्षण द्वारा।
तो दोस्तों देखिए, गणित में प्रमेयों को जो है सिद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो निगमन द्वारा जो है इसे सिद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए निगमन विधि में सिद्धांत या परिभाषा को पहले बता दिया जाता है, बाद में उस सिद्धांत का प्रयोग बताया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसमें से सबसे अच्छा उदाहरण कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। बी दिया गया है, गुणन सारणी पहाड़ी एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। सी दिया गया, विद्यार्थियों को वास्तविक समस्या को हल करने के लिए देना जिसमें गणितीय अभिकलन की अवधारणाएं शामिल हों। और डी दिया गया है, कक्षा में प्रत्येक मुख्य विषय वस्तु को पढ़ने या चर्चा करने के बाद नियमित रूप से रचनात्मक आकलन करना। ठीक है, तो पहला जैसा कि दिया गया, इसमें दिया गया है कि यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे, सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो ये जो है नहीं होगा। बी आप देख पा रहे होंगे, गुणन सारणी पहाड़ी एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। इसमें क्या बताया गया कि सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी दोस्तों जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेली के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया स्तर आयु पर निर्भर, बी दिया गया है स्तर विकासशाल है, और सी दिया गया है स्तर अनुक्रमिक है, डी दिया गया स्तर ज्यामिति से मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैन हेली के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे स्तर आयु पर निर्भर। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ये इससे पहले का जो शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया था। तो इस पर जो है हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर भी वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के स्तर पर जो है आयु पर आधारित नहीं है, और इनके चिंतनीय स्तर विकासात्मक और अनुक्रमिक हैं। इनके चिंतनीय स्तर को एक सतत एवं क्रमिक रूप से जो है सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित में खेलें के उपयोग के लिए सत्य है? इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? यहाँ पे दोस्तों खेलों है, खेलों के उपयोग के लिए सत्य है। ठीक है, इसको जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ए में दिया गया है, नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। ठीक है, और बी दिया गया है, नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। बी दिया गया है, विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, और सी दिया गया, खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया, नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं, ये नहीं होगा। उपयोग के लिए सत्य जो है वो बताना है। बी दिया गया, विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेल का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, ये करेक्ट होगा। सी है, खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। केवल बी दोस्तों जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे केवल बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं। तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं होंगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है? तो दोस्तों इसमें जो है अनुपातिक चिंतन दिया गया, नहीं होगा। बी दिया गया क्रम विनिमयता, ये भी नहीं होगा। संरक्षण भी नहीं होगा। संक्रामिता होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है विद्यार्थी द्वारा मापन के संक्रामिता सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना होगी, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि
ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। बी दिया गया है प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। सी है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। डी दिया गया प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है। नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं, ये भी नहीं होगा। बी है प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है, ये भी नहीं होगा। सी है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों जैसे पेंसिल, गेंदें, टॉफियां इत्यादि का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्त का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना, और बी दिया गया है गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना। सी है संख्याएं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रत्ययकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है। डी दिया गया है विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी वाला दोस्तों जो है इसमें करेक्ट होगा, संख्याएं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रत्ययकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण वांछनीय है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी है कठिन से सरल की ओर, डी है उदाहरण से नियम की ओर। कठिन से सरल नहीं है, अज्ञात से ज्ञात नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, संश्लेषित विधि की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो वस्तु के छोटे छोटे पार्ट में एकत्रित कर अध्ययन करना, इसमें ज्ञात राशियों की मदद से अज्ञात की ओर चलते हैं। विद्यार्थी अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जो उसे ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में क्या जरूर होना चाहिए? ये गणित है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है तकनीकी गणितीय शब्दावली, बी है गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप, और सी दिया गया है प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि, डी दिया गया है गणितीय संप्रतियों की सटीक परिभाषाएं। गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में इसमें से क्या जरूरी होना चाहिए ये बताना है। तकनीकी गणितीय शब्दावली ये नहीं होगा, बी है गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप। ऑप्शन बी दोस्तों जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है, एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। ऑप्शन ए में दिया गया है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पठ्यचर्या के विकास में, बी दिया गया है एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है यह महत्वपूर्ण सूचना देने में, सी है सामान्य एवं वैयक्तिक अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में, और डी दिया गया है मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णयों को लेने में। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है, एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठ्यचर्या के विकास में नहीं, विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है यह महत्वपूर्ण सूचना देने में नहीं, सामान्य एवं वैयक्तिक अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गणित की कक्षा में एक बच्चा जो है लिखता है 4.78 ग्रेटर देन 4.9, नेक्स्ट है 7.26 ग्रेटर देन 7.3। निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है, बी दिया गया है बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है, सी है बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापकीकरण कर लिया है, और डी दिया गया है बच्चे गणितीय अधिगम अयोग्यताएं हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है ये बताना है। बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है, ये नहीं होगा। बी है बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है, नहीं। बच्चे ने इस नियम के एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापकीकरण कर लिया है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए।
ऑप्शन ए में दिया गया गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर, बी है कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, सी है गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, और डी दिया गया है प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए, गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर नहीं, कलन विधियों को कंठस्थ करने पर नहीं, गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो है गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है ये तार्किक विवेचन पर आधारित है, नहीं ये होगा ही नहीं। बी है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, ये भी नहीं है। के बारे में सही जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें आप सी देख पा रहे होंगे यह प्रकृति में अमूर्त है, तब ये भी नहीं होगा। डी है अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, ये डी वाला जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है आपको जो सही नहीं है वही बताना है, तो बाकी सब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, जबकि डी गलत है तो आपको गलत वाला ही आंसर करना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सत्य नहीं है, क्योंकि गणित का एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। बी है सत्य है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और ये उत्तरों को सन्निकटीकरण कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। सी है सत्य है, क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करते हैं, ये भी नहीं होगा। सत्य है, क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकटीकरण निहित है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें देखिए सबसे कम पूछा गया है। अगर जो है आप इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे तो आप जो है इसका पॉजिटिव आंसर करके चले आएंगे, यानी अधिक वाला, ठीक है, जो होता है कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा आंसर होगा तो उस पर करके चले आएंगे। तो जब भी ऐसा कोई जैसे नहीं वर्ड दिखे क्वेश्चन में, कम है, तो उस पर आपको सर्किल करना है कि इसमें पूछा क्या है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें आंसर में क्या करना है, सर्वाधिक वाला करना है या कम वाला करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग, बी दिया गया है परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, सी है हिस्से और पूरे के संबंधों वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, ये भी होगा। डी है विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना, ये भी है। भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग, ये भी है। तो सबसे कम जो उपयुक्त है वो आपको बताना है, तो परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, ये जो है सबसे कम उपयुक्त होगा। ऑप्शन बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पर देख पा रहे होंगे आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक यानी स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त जो है वही बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। बी दिया गया इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। सी है यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। डी है जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे कम जो उपयुक्त है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया इसे समस्या समाधान के साधन और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है, तो हमें सबसे कम उपयुक्त बताना है, तो ये नहीं होगा। बी है इसके निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। सी है यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। डी है जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए ह्यूरिस्टिक विधि की अगर हम लोग बात करें, स्वतः जो खोज विधि है, इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी होता है। वह जो है पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, तर्क, अनुभव द्वारा सरल एवं जटिल समस्याओं की खोज करता है। इसे खोज विधि भी कहते हैं, जहां यहाँ पे स्वतः शोधन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी, ऑप्शन ए में दिया गया है मॉडल से ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए कुछ खाली समय बिताएं, ये नहीं होगा। बी है गणितीय धारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। दैनिक जीवन पॉजिटिव वर्ड आप देख पा रहे होंगे, अभी इसको देख लेते हैं। सी है ऐसे और प्रारूप या मॉडल निर्मित करें जो कि गणित की
प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सकें, ये भी नहीं होगा। डी है गणित में प्रारूपों मॉडलों की भूमिका को समझे। ऑप्शन बी वाला दोस्तों जो है ये करेक्ट आंसर होगा, गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों और उनके दैनिक जीवन से जोड़े, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना, ये नहीं होगा। बी है देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना, नहीं। सी है गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। डी दिया गया है बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करने का सबसे उपयुक्त है। शामिल करना जो है सबसे उपयुक्त है, ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 25 और 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करें। बी दिया गया है 37 प्लस 21 का परिकलन करें। सी है क्षेत्रफल, सी दिया गया है यहाँ पे क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। डी है एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि गणित की एक शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए अधिगमकर्ताओं में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाई परिचर्चा में शामिल करने का सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाएं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है शामिल करने का सबसे उपयुक्त जो है वो बताना है, तो ऑप्शन सी जो है सबसे उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। इसमें भी सर्वाधिक उपयुक्त कारण पूछा गया है। ऑप्शन दोस्तों देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन देता है ना तो आपको सभी क्वेश्चन जो है सभी ऑप्शन जो है सेम लगेगा और उसका आंसर लगेगा कि ये सही ये सही, लेकिन सर्वाधिक पूछता है तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो करना होगा। तो ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है, परिभाषिक या प्राविधिक लगती है और जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। बी दिया गया है आमतौर पर इबारती सवाल प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। सी है सामान्यतः बच्चे इबारती सवाल हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। डी है जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमजोर हैं केवल उन्हीं बच्चों को इबारती सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाइयां होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्राय ये देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि इस सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है ये बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण यही हो सकता है बच्चों को गणितीय भाषा बहुत जो है तकनीकी या परिभाषिक प्राविधिक लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे नहीं किया जाता इस वजह से, ठीक है। और जबकि दिन प्रतिदिन जो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड करके उन सारी चीज़ों को जो है बताया जाए समझाया जाए तो बच्चे जो है अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे यही जो है ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी व्यवकलन पर प्रश्न को निम्न रूप से हल करता है। यहाँ पे 101 माइनस 97 दिया है यानी 101 माइनस 97 इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे 096 इक्वल, और नीचे भी आप देख पा रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बताया है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
ठीक है, कौन सा जो है ये कौन के बाद यहाँ आ जाएगा, कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे को व्यकलन की अवधारणात्मक समझ है परंतु उसने ये त्रुटि असावधानीवश की है। बी है समान प्रकार के प्रश्नों को हल करना निश्चित रूप से बच्चे को सही उत्तर तक ले जाएगा। सी है शिक्षक को समस्या हल करने के लिए श्यामपट्ट पर सही कलन विधि लिखनी चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। डी दिया गया है बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन डी जो दिया गया है, बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने का नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ऑप्शन डी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ए बी सी नहीं होगा, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है संख्यांक, बी है गणन संख्या, सी है क्रम सूचक संख्या, डी है अंकित संख्या। तो यहाँ पे देखिए बच्चा जो है बोलता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है, तो ये संख्यांक नहीं होगा, गणन संख्या होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के विश्लेषण का अनुसरण करने के सही अनुक्रम को दर्शा रही है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यवस्थित करना, छांटना, एकत्रित करना और निरूपण करना। बी दिया गया है छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्रित करना और निरूपण करना। दोस्तों यहाँ पे भी जो है छांटना होगा, ये जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, सी दिया गया एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। डी है निरूपण करना, व्यवस्थित करना, छांटना और एकत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। तो दोस्तों देखिए सही अनुक्रम को दर्शा रहा है, जो सही अनुक्रम है उसे बताना है। तो पहले जो है एकत्रित करना, छांटना, व्यवस्थित करना और निरूपण करना। ऑप्शन सी वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 29 दिसंबर को पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिले। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक अच्छी गणित पाठ्यपुस्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, ये आपको बताना है। ए में दिया गया है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। बी दिया गया है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना। सी दिया गया है हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा होगा। ए में जैसा कि दिया गया है निगमनात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, तो ये नहीं होगा। बी है संवादात्मक और संदर्भात्मक तरीके से अवधारणाएं प्रस्तुत करना, ये होगा। हल किए हुए अधिक उदाहरण और गतिविधि आधारित आकलन सम्मिलित करना, ये होगा। यानी बी और सी जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे बी और सी, ये जो है ऑप्शन डी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सीखने अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन ए में दिया गया है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, बी दिया गया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी संख्यात्मकता, सी है गणन कौशल विकसित करना, डी दिया गया है सभी के लिए शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सीखने या फिर अधिगम के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। ऑप्शन ए है खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, नहीं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ऑप्शन बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया गया है बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, बी है मानक कलन विधि का उपयोग, सी है सूत्रों, तथ्य और पहाड़ों को स्मरण करना, डी है खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं। तो ए नहीं होगा, बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग सर्वाधिक पूछा गया। मानक कलन विधि का उपयोग, सूत्रों, तथ्य और पहाड़ों को स्मरण करना, ये भी नहीं होगा। खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे।
नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। ए में दिया गया है, अपने विद्यालय जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूँ। बी दिया गया है, मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ऊपर दिए गए संवाद के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं। और बी दिया गया है, दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है। और सी दिया गया है, दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और डी दिया गया है, एक गणित की अच्छी या फिर अच्छा अध्यापिका बनने या फिर अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छी या फिर अच्छा अध्यापिका या फिर अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ए वाला जो है, दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रही हैं, ये नहीं होगा। बी है, दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर कर दिया है, नहीं। दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऑप्शन सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से काफी क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसी शिफ्ट के पेपर में अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ऑप्शन ए में दिया गया, शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान शिक्षार्थी उसे शांति से सुन और देख रहे हैं। बी दिया गया है, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। सी दिया गया, शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहा है और विद्यार्थियों को उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं। डी है, शिक्षक संपट पर एक आदर्श समस्या हल करता है और विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं। ये नहीं होगा, यहाँ पे बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है, ये बताना है। तो ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे दोस्तों, शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सकें। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, और दोस्तों हिंदी का जो है जितने भी शिफ्टों का पेपर था मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग उसे पूरा जरूर देखिएगा। ईवीएस का आपका चल रहा है, मैथ तो आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी दोस्तों सीडीपी भी आप लोग देखते रहिए। सभी सब्जेक्ट अगर जो है आप सॉल्व कर लेते हैं तो अगर जो है एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, आराम से जो है आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक के अपेक्षित हैं। देखिए यहाँ भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से यहाँ भी क्वेश्चन उठाया गया है। 3 क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से। ए में दिया गया है, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। बी दिया गया है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है, ये नहीं होगा। सी है, प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, ये भी नहीं होगा। डी है, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन ए जो है, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियों प्रदान करते हुए सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाइयां घटाएं। एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया, उत्तर 0 है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए में दिया गया है, शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया है। और बी दिया गया है, शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेते। सी है, शिक्षक को समस्या को हल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सकें। डी है, भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने उत्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे दिया गया, प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। 5 सैकड़े में से 5 दहाइयां घटाएं। एक विद्यार्थी ने उत्तर
तत्परता से उत्तर दिया 0। इसमें से पूछा गया है कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। तो शिक्षक ने कक्षा के सापेक्ष गलत तरीके से प्रश्न जो है प्रस्तुत किया, ये नहीं होगा। बी है शिक्षक को ऐसी 10 समस्याएं अभ्यास के लिए देनी चाहिए जब तक विद्यार्थी उसे सही से हल नहीं कर लेता, नहीं। सी है शिक्षक को समस्या को सरल करना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे सही से हल कर सकें, ये भी नहीं होगा। भ्रांति पहचानने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी से अपने स्तर को समझाने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन डी वाला दोस्तों जो है ये इसका करेक्ट आंसर। देख पा रहे होंगे प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित परिकल्पनाओं में से किस संकल्प के विकास की ओर ले जाएगी। ए दिया गया है संक्रामिता, बी है मापन और सी दिया गया है नमूनों, डी है परिकलनों। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले में दिया गया है संक्रामिता, ये होगा, और बी आप देख पा रहे होंगे मापन, ये भी होगा। सी है नमूना, ये जो है ये नहीं होगा नमूना, और डी है परिकलनों, ये भी होगा। यानी ए, बी और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया है ए, बी और डी। तो ऑप्शन डी वाला जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संक्रमणिकता की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये होता क्या है दोस्तों, देखिए तर्क के आधार पर समस्याओं को हल करना, जैसे पहला और दूसरे के बीच, तीसरे या चौथे के बीच, इस तरह से मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना होता है, ये जो मापन है। और परिकलन की बात करें यहाँ पे तो ये गणना करने योग्य है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अगला हम लोग देखेंगे, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लिखा, ठीक है, 50,067 इस तरह से लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाही श्रोता है। बी दिया गया है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। सी है बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याएं पहचानता है। डी दिया गया है स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए पहला दिया है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और एक लापरवाह श्रोता है, नहीं। बी है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन बी वाला जो है दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। बी है संख्या संक्रियाएं। सी है दिक् स्थान संबंधी समझ। डी है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। इसमें दिया गया है कि कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो गणितीय पहेलियां आदि हल करना ये नहीं होगा, दिक् स्थान संबंधी समझ ये भी नहीं होगा, संख्या संक्रियाएं ये भी नहीं होगा, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। बी है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। सी है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। डी दिया गया है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अधिगम के संबंध में सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं, नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है करेक्ट आंसर है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ए दिया गया है पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। बी है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के अतिरिक्त आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। सी है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में जैसा दिया गया है ए वाला पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है, ये नहीं होगा। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, ये होगा। सी है पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है, ये नहीं होगा। यानी केवल बी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे केवल बी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को सब पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, इन सब पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, बी दिया गया है दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, और सी दिया गया है प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, और डी दिया गया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। इसमें से सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, किस पर जो है सबसे कम केंद्रित होना चाहिए, तो प्रासंगिक गणित शब्दावली का विकास ये तो होना चाहिए, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास ये भी होना चाहिए, प्रतिरूपों की पहचान ये भी होना चाहिए। तो सबसे कम पूछा गया तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, बी है ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, सी है पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, डी है यह जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं है। इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना ये तो होगा, जबकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना ये भी है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये जो है दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कड़ा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसके सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, और बी दिया गया है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, सी है नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, डी है श्यामपट्ट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो इसमें पहला ही दोस्तों अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, बी दिया गया है 3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, सी में दिया गया है 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, डी में दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो दिया गया है 5+ अधिगम समग्र और एकीकृत होना ये होगा, और आप देख पा रहे होंगे बी वाला जो दिया गया है 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना ये करेक्ट होगा। ये दोनों नहीं होगा, तो ए बी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में दिया गया ए और बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सही विकल्प का चयन करना है आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा का विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्त कौशल सामग्री का उपयोग ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षार्थियों दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, बी दिया गया है औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, सी छोटे बच्चों को खाली समय देता है, और डी दिया गया है अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो ये नहीं होगा, दुविधा असमंजस उत्पन्न करना निगेटिव वर्ड है, औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है ये भी नहीं होगा, छोटे बच्चों को खाली समय देता है नहीं, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है मानक संदर्भित परीक्षा, बी दिया गया है मानदंड संदर्भित परीक्षा, सी है नैदानिक परीक्षा, डी है उपचारिक शिक्षण। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है, तो ये नैदानिक परीक्षण है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण से यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन किया जाता है।
तो दोस्तों नैदानिक परीक्षा जो है ये होता क्या है, वह परीक्षण जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता लगाया जाता है, बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियां और अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए जो है नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थियों को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। कथन दिया गया है, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षण विधियां यहाँ पे 360 डिग्री है। फर्स्ट में दिया गया है, शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चादा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। सेकंड में दिया गया है, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योग फल 360 डिग्री है। थर्ड में दिया गया है, शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें जो सेकंड वाला है ना, ये नहीं होगा। सेकंड वाला, शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये जो है करेक्ट होगा, यानी जो सेकंड वाला है, केवल सेकंड आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, इसमें से वो बताना है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं द्वारा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। बी दिया गया है, आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनकी कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सत्य नहीं है वो बताना है, तो ये तो सत्य है। सी दिया गया है, विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। डी दिया गया है, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो नहीं है, सही नहीं है, वही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं द्वारा तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, ये जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जब बच्चों को दो भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है लिखित अभ्यास का अभाव, बी है कक्षा में सतर्कता का अभाव, सी है प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, डी दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो इसमें से क्या हो सकता है? ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो लिखित अभ्यास का अभाव, ये नहीं होगा। कक्षा में सतर्कता का अभाव, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। प्रेशर को कक्षा में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने, बी है बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं परिभाषा सिखाने, सी है बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने, डी दिया गया विभिन्न गणितज्ञों के जीवन इतिहास के अधिगम। तो यहाँ पे गणितीय संप्रेषण को कक्षा में किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया समस्या हल करने से पहले गणित की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़ने, नहीं। बी है बच्चों को महत्वपूर्ण अवधारणाओं परिभाषा सिखाने, नहीं। सी है बच्चों को उनके गणितीय विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करने में। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, गणितीय संप्रेषण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, गणितीय संचार से तात्पर्य उस संचार से है जिससे शिक्षार्थी गणित के बारे में चर्चा करते हैं, साझा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी समझ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि यहाँ पे जो दिया गया है यदि पी तो क्यों, यहाँ पे पी है दोस्तों, यदि पी तो क्यों के लिए सटीक उपयुक्त गणितीय चिन्ह की पहचान कीजिए। ऑप्शन में ए दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे जो चिन्ह दिया गया पी इक्वल क्यों, यहाँ पे जिस तरह का निशान दिया गया, तो यहाँ पे चिन्ह की पहचान बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो इम्प्लिक्स चिन्ह होता है इसका उपयोग जो है ये दिखाने के लिए किया जाता है कि एक समीकरण को दूसरे से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। तो ये वाला जो है आप देख पा रहे होंगे इस तरह का, तो ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे ये वाला जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है आंकड़ों का प्रहसन, बी है निरूपण, सी है दृश्यीकरण और डी दिया गया है निगमनात्मक विवेचन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में अवस्थित नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों देखिए, आंकड़ों का प्रहसन है, निरूपण है, दृश्यीकरण है, डी नहीं है, निगमनात्मक विवेचन जो है यही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आंकड़ों का प्रहसन जो है इसकी बात करें तो ये जो है गणितीय कौशल किसी क्षेत्र, किसी परिवार, किसी खेल आदि को देखकर उसका अवलोकन करके एक आंकड़े का निर्धारण करता है। निरूपण की बात करें तो यह गणितीय कौशल शब्दों, चित्रों और प्रतीकों का दृष्टिकरण कर गणितीय विचारों का निरूपण करता है। और यहाँ पे दृश्यीकरण की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गणितीय कौशल का विकास दृश्यीकरण के दौरान जो भी गणितीय अवधारणाएं घटित होती हैं उसका विकास करता है। और निगमनात्मक, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा निगमनात्मक पे, तो इसके बारे में जो है मैंने डिटेल में भी बताया है। ये जो है दृश्य अधिगम गणितीय कौशल नहीं है। यह कुछ सामान्य नियमों को आधार मानकर वो उनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है इसके द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है नहीं है, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं वे मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कौशल ऑप्शन ए में दिया गया औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है। बी दिया गया है कक्षा में चर्चा का विषय हो सकता है, जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सी दिया गया बच्चे के संज्ञानात्मक असर के आकलन के उद्देश्य से उपयोग नहीं लाए जा सकते। डी दिया गया है बहुत अस्प होते हैं और ये केवल वही बच्चे सीख सकते हैं जो इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपने आंसर करिए। ऐसा पाया गया है कि बहुत बच्चे जो कि पारंपरिक व्यवसाय जैसे बाजार, व्यापार क्षेत्र आदि जगहों पर रहते हैं मानसिक परिकलन बहुत आसानी से कर लेते हैं। कौशल औपचारिक स्कूली गणित के लिए उपयुक्त नहीं है, ये नहीं होगा। कक्षा में चर्चा का विषय हो सकते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई समस्या समाधान करने की कार्य नीतियां विधियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किसको प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्व देनी चाहिए? सबसे कम महत्व की बात की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है तार्किक विवेचन, बी है सटीकता, सी है समस्या समाधान, डी है दृश्यीकरण। तो देखिए, जैसा कि दिया गया सबसे कम महत्व की बात की गई है तो तार्किक विवेचन तो होगा, ये कम तो नहीं हो सकता। समस्या समाधान भी होगा, दृश्यीकरण भी होगा। सबसे कम जो है वो सटीकता होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय निर्देशन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है निदर्शन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है। ऑप्शन ए में है दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए गणित का उपयोग करना। बी दिया गया है समस्या के सरलीकरण के लिए अनुमान लगाना और सन्निकटीकरण करना। सी है महत्वपूर्ण मात्राओं की पहचान करना तथा उनके संबंधों को ज्ञात करने के लिए साधनों का निरूपण का उपयोग करना। और डी दिया गया है गणित की कक्षा में अमूर्त प्रतिरूपों का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करना। गणितीय निदर्शन मॉडलिंग से न्यूनतम संबंधित है तो न्यूनतम ऑप्शन डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विभिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए में दिया गया उन्हें यह बताना कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है तथा नीचे वाली संख्या हर होती है। बी दिया गया है भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित कर विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र परिभाषा समझने में मदद करना। सी दिया गया है अंश और हर को परिभाषित करने के पश्चात विभिन्न आकृतियों में विद्यार्थियों को अंश और हर को पहचानने के लिए कहना। डी है यह परिभाषित करें कि कुल कितने हिस्से किसी आकृति वस्तु में से किए गए हैं वह नीचे वाली संख्या है तथा जितने हिस्से उसमें से चयनित किए गए हैं वो ऊपर वाली संख्या है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्न में ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अर्थ समझने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें से डी नहीं होगा, सी नहीं होगा। भिन्न के प्रतिरूप जैसे वृत्ताकार, पाई, आयताकार पट्टी के उचित हिस्से को छायांकित कर अंश और हर को प्रदर्शित करें विद्यार्थी को स्वाभाविक रूप से स्वतः परिभाषा समझने में मदद करने। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को मापन
अवधारणा से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई है, ऑप्शन ए में दिया गया है ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जो परिशुद्ध सटीक मापन पर आधारित है। नहीं। बी है मापन की विभिन्न इकाइयों की परिभाषा दीजिए। नहीं। सी है ऐसे क्रियाकलाप आयोजित कीजिए जिनमें अमान तकनीकियों का उपयोग कर वास्तविक जीवन वस्तुओं का मापन किया जा सके। ऑप्शन सी दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक जीवन। आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में औपचारिक शिक्षा के संबंध में सही है? औपचारिक शिक्षा के संबंध में इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है यह गणित की कक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में सहायता करता है। नहीं। बी है यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करता है। नहीं। सी है यह केवल विशेष आवश्यकताओं वालों बच्चे के लिए ही लाभदायक है। यह भी नहीं होगा, केवल की बात की गई है। डी है यह गणित अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य है? दोस्तों जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये सारे क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 को पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है इसमें विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु अधिक प्रश्न होने चाहिए। बी दिया गया है यह रंग बिरंगी और आकर्षक रूप से अभिकल्पित होनी चाहिए। सी है यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। डी दिया गया है गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के समय यह संदर्भात्मक उदाहरणों एवं क्रियाकलापों पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए। तो यही जो है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त महत्वपूर्ण लक्षण है, तो वो ऑप्शन डी वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित की कक्षा में किसी विद्यार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है? निष्पादन का मूल्यांकन किस पर आधारित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान क्षमता। बी है कंठस्थ रटने की क्षमता। अब तो आप जो है ऑप्शन समझ चुके होंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट का। तो अब इतने में जो है दोस्तों काफ़ी जो स्टूडेंट है वो ऑप्शन देखते ही अपना आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे सी है तार्किक चिंतन क्षमता। डी है दृश्यीकरण क्षमता। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो समस्या समाधान क्षमता है, तार्किक चिंतन क्षमता है, दृश्यीकरण क्षमता है, तो कंठस्थ या रटने की क्षमता ये नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। बी है बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना। सी है विचारों की स्पष्टता तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। और डी दिया गया है भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है? बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना, विचारों की स्पष्टता तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ठीक, तो ये जो है ये दोस्तों तथा है यहाँ पे, तथा अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा के 50% विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय न समझा। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों ने गणित में एक विषय नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन से विषय के अधिगम में बच्चों की सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्य नीति नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है भिन्न भिन्न उदाहरणों के साथ विषय दोहराना। नहीं। बी है विषय संबंधी सामूहिक कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। कार्य नीति नहीं है ये बताना है, ठीक है। और सी दिया गया है बच्चों को, यहाँ पे दोस्तों बच्चों है आगे आपका जो है यहाँ पे बच्चों को अधिक संख्या में विषय संबंधी समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कहना। तो ऑप्शन सी जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सहायता करने की उपयुक्त विधि या कार्य नीति नहीं है तो वो बताना है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षक सैंपल पर प्रश्न हल करते हैं और बच्चे उसकी नकल करते हैं। नहीं। बी है शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। इसको भी देख लेते हैं। सी है शिक्षक बच्चों को महत्वपूर्ण सूत्र एवं चार्ट पेपर पर लिखकर परिस्थितियों से पढ़ने के लिए कहते हैं। ये भी नहीं होगा। डी है शिक्षक विद्यार्थियों को नियमित रूप से बहुत सा गृह कार्य प्रदान करते हैं। ये तो नहीं होगा।
यहाँ पे क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है, उसकी बात की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक समूह में किए गए क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका। गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से गणितीय खेलों के बारे में कौन सा सत्य है वो बताना है। ए दिया गया है, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। बी है, गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। सी है, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो गणितीय खेल जो है वो आम दिनचर्या वाले खेलों के समान है। नहीं, गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। ये जो है करेक्ट है, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण जो है वो बताना है। ए दिया गया है, परिकल्पना की जांच। बी है, समस्या को परिभाषित करना। सी है, परिकल्पना निर्माण और डी है, समस्या की पहचान। समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण जो है वो समस्या की पहचान है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले जो है समस्या की पहचान करना, फिर जो है समस्या की परिभाषित करना, फिर जो होता है तीसरा समस्या का विश्लेषण करना होता है, फिर जो आंकड़े हैं आंकड़ों का संकल्प होता है, पांचवा जो होता है वो परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, लास्ट में जो है निष्कर्ष होता है। तो ये जो है प्रथम चरण है, समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? ए दिया गया है, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों को बालिश का उपयोग करना, करेक्ट है। और बी दिया गया, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का उपयोग करना, नहीं। सी है, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। तो ए और सी आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ए और सी बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, यह वह संक्रिया है। ए है जोड़ या फिर योग, बी है गुणन और सी है भाग और डी दिया गया है व्यवकलन या फिर घटाव। तो ये है जोड़ या योग। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि की सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चयों की सहायता करती है। वस्तुओं या वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। ए है संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर, बी है संख्याओं के गणन पहलू पर और सी है संख्याओं के अंकन पहलू पर, यहाँ पे ना है, और डी दिया गया है संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर। तो ये जो है संख्याओं के गणन पहलू पर है। ऑप्शन बी वाला जो है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। बच्चे में कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? ए दिया गया है एकाकी संगति, बी है वर्गीकरण और सी है पदानुक्रमिक समावेशन, डी है पहचान या अभिनिर्धारण। कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? तो एकाकी संगति। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एकाकी संगति का अर्थ होता है दोस्तों कि अग्रवर्ती गणना हर बार एक और जोड़कर गिनती करना है, इसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार से हल करता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 101 माइनस 93 इक्वल आप देख पा रहे होंगे। गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि में सुधार के लिए विद्यार्थी का समर्थन जो है किस प्रकार से करेंगे? ए दिया गया, विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे, नहीं। बी है श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कीजिए और विद्यार्थी को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहिए, नहीं। सी है कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए दीजिए, नहीं। डी है औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थी को पश्चिगामी गिनने के लिए कहिए। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? ए दिया गया है कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं को पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद करता है और बी दिया गया है रचनात्मक आकलन समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है।
इसको देख लेते हैं, ये नहीं होगा। सी है रचनात्मक आकलन अधिगमकर्ताओं के श्रेणी क्रम में सहायक है, ये भी नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया, रचनात्मक आकलन कक्षा में गणितीय अधिगम सुधार हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करने में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। सर्वाधिक जो है ये ऑप्शन बी वाला ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी वह है। ए है सांस्कृतिक मूल्य, बी है मानक कलन विधि, बच्चे का गणितीय बोध, डी है बच्चे का विश्लेषण कौशल। जिसके सहायता नहीं करेगी वो बताना है, तो सांस्कृतिक मूल्य में करेगी, बच्चे का गणितीय बोध, बच्चे का विश्लेषण कौशल, मानक कलन विधि में नहीं करेगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्ररूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है? ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं सिद्धि, बी है विश्लेषण, सी है दृश्यीकरण, डी है निगमन। तो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है वो दृश्यीकरण स्तर पर है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? ए दिया गया है समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, बी दिया गया है समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना, और सी है विद्यार्थियों के लिए चिर अस्थायी स्मृतियां सृजित करने की क्षमता, डी है किसी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नहीं, विद्यार्थियों के लिए चिर अस्थायी स्मृतियां सृजित करने की क्षमता नहीं, समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना नहीं, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन किस पर केंद्रित होने चाहिए? ए दिया गया है विद्यार्थियों की गणितीयकरण योग्यताओं के आकलन, और बी दिया गया है विद्यार्थियों और सूत्रों को रटना दिया गया, ये तो होगा ही नहीं। सी है ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन, ये भी होगा। डी है किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन। इसमें सही विकल्प का जो है चुनना है, तो ऑप्शन ए और सी, ए और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया ए और सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है ये बताना है। शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय को लिए तैयार करना, नहीं। बी है शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना, नहीं। शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्कसंगत चिंतन कौशलों के विकास में मदद करना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है वो बताना है। ए है समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों एवं उपागमों को उत्पन्न करना, बी है लचीला एवं अपसारी चिंतन, इसमें नहीं बताना है दोस्तों। तो समस्या के समाधान हेतु दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, ये जो है नहीं है, बाकी सब है, तो ये तीनों नहीं होंगे, आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित कक्षा अगला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए दिया गया है इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए, बी है थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाता है, सी है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है, डी है इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बताना है। तो इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी है थोड़ी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक अस्पष्ट की ओर ले जाता है, नहीं। सी है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है, ये भी नहीं होगा। इसी विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका मैराथन क्लास। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और मैं यही चाहूँगी कि आप अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसी तरह से आपको
सब लगभग मिल चुका है। आपका जो ईवीएस का था मैराथन मिल चुका है, हिंदी का मिल चुका है, मैथ का मिल चुका है। और जो जो टॉपिक मुझे लगेगा अगर जहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं या कुछ टॉपिक हैं तो उसकी अलग से वीडियो मैं देती रहूँगी। मॉडल पेपर जो मिलेगा आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। जो जो वीडियो मिल रहा है आप लोग करते जाइए, देखते जाइए। और 10 दिन में दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी आपके जो डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।